हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज फिर हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, एफसी, इन सभी नेशनल एग्रीगेट्स, इन सभी एग्रीगेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और वो जो हमने टर्म्स लास्ट क्लास में समझाई थी उन टर्म्स का नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में यूज होगा। फिलहाल उसी कड़ी में आगे जोड़ते हम आगे टॉपिक पे चलते हैं जो आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी का मतलब हिंदी में है मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद, या फिर इसे कहा जाता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस। अब ये नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब तो आपको पता ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब आप एक वर्ष में जो भी उत्पादित वस्तु और सेवा होती हैं उन सभी के बाजार मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये मैंने आपको अच्छे से लास्ट क्लासेस में समझा दिया था। लेकिन उस जीडीपी को हमने अब टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, जिसका पहला टॉपिक है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब जब हम अपनी जीडीपी को करंट प्राइसेस पे मेजर करते हैं उसी को हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट में कोई भी सामान खरीदने जाते हो, आपके साथ साथ आप जैसे काफी सारे लोग मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं, तो जिस प्राइस पे वो सामान खरीदते हैं तो वो आपका मार्केट प्राइस होता है। इकोनॉमिक्स में उसे करंट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहा जाता है। लेकिन जब इन प्राइसेस को मार्केट में ऐड कर दिया जाता है और इन प्राइसेस को ऐड करके जो टोटल प्राइसेस इकोनॉमी में कलेक्ट किया जाता है उसी को हम, या जब उन मार्केट प्राइसेस पर जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है तो उस जीडीपी को हम जीडीपी एट करंट प्राइसेस कहते हैं। क्लियर है? दोबारा से समझेंगे। जो भी सामान हम मार्केट में खरीदते हैं, जिस रेट पर वो सामान खरीदा जाता है उसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम करंट प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। लेकिन पूरी इकोनॉमी में जब इन प्राइसेस को जोड़कर जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है तो उस जीडीपी को हम जीडीपी एट करंट प्राइसेस का नाम देते हैं। इज दैट क्लियर? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लो। It refers to the market value of all final goods and services। इसका मतलब है कि एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उन सभी के जो भी It refers to the market value of all final goods and services। मतलब इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, हमारे देश की घरेलू सीमा में। डोमेस्टिक टेरिटरी पता है आपको अच्छे से, डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं? उस बाउंड्री के अंदर जितना भी हमारा प्रोडक्शन होता है उन सभी के मार्केट वैल्यू को हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। इट इज एस्टिमेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस। जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो यहाँ ध्यान रखना कि वहां पर करंट प्राइसेस का यूज होगा, करंट ईयर के प्राइसेस का ही यूज होगा। जब भी हम जीडीपी को करंट ईयर के प्राइसेस पे मेजर करेंगे उसी को हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लें, नॉमिनल जीडीपी Q इंटू में P। Q क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी क्वांटिटी आप खरीदते हैं उस वो आ गई। सेकेंड है P का मतलब करंट प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो आज का रेट आपके गुड्स और सर्विसेज का है उस रेट से जितनी क्वांटिटी आप परचेज करते हैं उसके जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आपके सामने आएगी उसी को हम जीडीपी एट करंट प्राइसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दुकान पर गया, मैंने उस दुकानदार से 1 किलो चीनी, 10 किलो आटा, 5 किलो चावल और बहुत सारे सामान खरीदे और उन सभी सामान का जब दुकानदार ने मुझे लिस्ट बना के दी उस लिस्ट का जो टोटल हुआ वो 3750 रुपए हुआ। मैंने दुकानदार को 3750 रुपए दे दिए, तो वो क्या है? वो जीडीपी में मेरा एक कंट्रीब्यूशन है। ऐसे मेरे जैसे काफी सारे लोगों ने सामान खरीदा, तो वो जो सामान खरीदा वो गुड्स का फ्लो हुआ इकोनॉमी में, उन सभी मार्केट वैल्यू को जब ऐड किया जाएगा उसी को हम जीडीपी एट करंट प्राइस कहेंगे। सिंपल।
जब भी हम जीडीपी को मेजर करेंगे, करंट प्राइसेस पे मेजर करते हैं, उसी को हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। सिंपल सा है, इसको फिर हम फर्दर एग्जांपल से समझाएंगे। फिलहाल हम एक रियल जीडीपी की भी बात कर लेते हैं। रियल जीडीपी, जिसे हिंदी में वास्तविक जीडीपी कहा जाता है या फिर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कह सकते हैं आप। इसका भी मतलब क्या है, डेफिनेशन ऊपर से नीचे तक सेम है, सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है। सिंपल, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू, जो ऊपर लिखा है वही मैंने नीचे लिखा है। इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सेम है। विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, सेम है। इट इज एस्टिमेटेड एट बेस ईयर प्राइसेस, यहाँ क्या लिखा था, करंट ईयर प्राइसेस। जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे तो करंट ईयर के प्राइसेस पे बात करेंगे, जब हम रियल जीडीपी की बात करेंगे तो बेस ईयर पे बात करेंगे। ये बेस ईयर किसे कहते हैं, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, आज कोई चीज 10 रुपए की है। फॉर एग्जांपल, ये जो चौक होल्डर है आज मार्केट में 20 रुपए का है 2020 में, बट ये लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल 2016 में इस चौक होल्डर की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज थी। ठीक है, चौक होल्डर तब भी ऐसा था और चौक होल्डर आज भी ऐसा ही है, बट क्या इंक्रीज हुआ, इसका प्राइस इंक्रीज हुआ। जब मैं 2016 से कंपेयर करूंगा, तो जब मैं 2016 से इसको कंपेयर करूंगा उसके प्राइसेस पे कि पहले मेरा एक्सपेंस 10 रुपए का था, तो वो होगा मेरा रियल जीडीपी। लेकिन जब मैं इसे आज के प्राइसेस पे मेजर करूंगा तो उसका मतलब होगा नॉमिनल जीडीपी। जब भी हम अपने गुड्स और सर्विसेज को किसी एक बेस ईयर से कंपैरिजन करते हैं तो उस बेस ईयर से जो प्राइस निकल के आता है वो हमारा रियल जीडीपी होता है। समझ में आ गया? देख लो एक बार, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम खरीदते हैं आज के करंट ईयर के प्राइसेस पे जो हम खरीदेंगे तो उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। लेकिन जब उसी गुड्स और सर्विसेज का कंपैरिजन हम किसी एक बेस ईयर से करेंगे कि उस ईयर में इन गुड्स और सर्विसेज का प्राइस ये था, तो जब हम उस प्राइसेस से हम कंपेयर करेंगे आज के गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी को उस ईयर के प्राइसेस से, तो उसको हम रियल जीडीपी का नाम देंगे। इज दैट क्लियर? इसमें भी फॉर्मूला सेम है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू में पी स्टार। स्टार मतलब यहाँ पर भी पी है, यहाँ पे भी पी है, तो डिफरेंट नहीं आता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्टार लगा दिया। स्टार का मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर। इज दैट क्लियर? तो जब हम बेस ईयर की बात करेंगे तो रियल जीडीपी, और करंट ईयर की बात करेंगे तो हम नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे। इज दैट क्लियर? इकोनॉमी में इन दोनों जीडीपी का बहुत बड़ा रोल है। ये हमारी ग्रोथ रेट को डिपेंड करता है, हमारी इकोनॉमी में क्या ग्रोथ चल रही है, ग्रोथ हमारी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज हो रही है या कांस्टेंट है। तो ये सब हम कहां से कंपैरिजन करते हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी से। क्लियर है? इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। क्लियर है? आज आपके यहाँ कोई वर्कर काम करता है या इकोनॉमी में कोई एक वर्कर है, उस वर्कर की जो मंथली इनकम है वो 5000 पर मंथ है। क्लियर है? ये आज हम 2020 की बात कर रहे हैं। 2020 में उस वर्कर की जो सैलरी है वो 5000 पर मंथ है। उस 5000 पर मंथ में नहीं, इसको हम दोबारा से एक एग्जांपल से समझाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर इसके बारे में हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे, वो एग्जांपल मैं आपको अभी समझाता हूँ, पहले आप इसे नोट डाउन करेंगे। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है। अब देखिए, मैंने कुछ गुड्स लिए हैं जो मैं ईयर 2020 की बात करूंगा, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में सिर्फ करंट प्राइसेस को मेजर किया जाता है। 2020 मींस इस ईयर में व्हीट, राइस और ऑयल, इकोनॉमी में मैं 3 गुड्स को खरीद रहा हूँ। ठीक है, इन 3 गुड्स की जो क्वांटिटी है वो मैंने बता दी है कि मैं 10 किलो गेहूं खरीद रहा हूँ, 5 किलो चावल और 2 किलो तेल खरीद रहा हूँ। आज का जो रेट है इनका नॉमिनल सा 25 रुपए किलो गेहूं है, 30 रुपए किलो चावल है और 100 रुपए किलो तेल है। तो जब मैं अपना सामान खरीदने दुकानदार के पास गया तो उसने जो मुझे बिल बना के दिया तो उसने कहा 600 रुपए का बिल हो गया। ठीक है, क्योंकि 25 किलो गेहूं 10 रुपए के हिसाब से 250 रुपए, 30 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो चावल 150 रुपए और 100 रुपए किलो के हिसाब से 2 किलो तेल 200 रुपए।
तो उन्होंने मुझे 600 रुपए का बिल बना के दिया। ये मेरा मंथली एक्सपेंडिचर है कि मैं एक महीने में ये सब सामान यूज कर लेता हूँ। तो ये जब 600 रुपए में आज इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करूंगा तो ये जीडीपी एट करंट प्राइसेस कहा जाएगा। क्लियर है? लेकिन सेम ही क्वांटिटी मैं 2015 की बात करूंगा, पहले 5 साल पहले का, सेम तीनों चीज मेरी मंथली एक्सपेंडिचर का पार्ट है, व्हीट, राइस एंड ऑयल। क्वांटिटी सेम रखी मैंने, ठीक है। जितनी क्वांटिटी मेरी पहले महीने यूज होती थी 2020 में, उतनी क्वांटिटी मैं 2015 में भी खरीदता था। लेकिन 2015 में प्राइसेस कम थे, 20 रुपए किलो गेहूं था, 20 रुपए किलो ही चावल था, 50 रुपए किलो तेल था। इन सभी का जो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर था वो था 400 रुपए। जब हम आज के टाइम में 2020 में उस ईयर के प्राइसेस से कंपेयर करेंगे तो मेरा एक्सपेंडिचर 400 रुपीज आता है, जिसको मैं आज रियल जीडीपी कहूंगा। और जब मैं 2015 में निकालता तब ये इसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, क्योंकि तब उस टाइम का करंट प्राइस होता। बट आज मैं जब 2020 में 2015 के प्राइसेस से कंपेयर कर रहा हूं आज के प्राइसेस को, तो वो क्या कहलाएगा? रियल जीडीपी कहलाएगा। अब आप देखेंगे गेहूं एज इट इज वही है, चावल भी वही है और ऑयल भी उसी ब्रांड का है। लेकिन आज अगर मैं उन चीजों को खरीदता हूं तो 600 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अगर मैं 2015 के प्राइस से कंपेयर करूं तो मुझे 400 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मींस आज महंगाई हो गई है। जब हम जीडीपी को मेजर करते हैं करंट प्राइसेस पे तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है और ये रियल जीडीपी कहलाता है। अब आप देखेंगे कि इकोनॉमी में ग्रोथ रेट क्या होता है, ठीक है ना। ग्रोथ रेट का मतलब जब आप देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में ओवरऑल डेवलपमेंट कितना हुआ है, इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, उसका बेनिफिट लोगों तक कितना पहुंचा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे 400 से ये 600 हो गया, तो ये इंक्रीज इन जीडीपी कितना आ गया? 200 रुपीज, क्योंकि पहले 400 खर्च होते थे, अब 600 रुपए खर्च होते हैं। तो ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा? सिंपल, जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं, 200 रुपए इंक्रीज हुआ कितने से? 400 रुपए से, इनटू में 100। तो आपका जो ग्रोथ रेट है वो है 50%। आई बात समझ में? इकोनॉमी में पहले कंट्रीब्यूशन 400 था, अब कंट्रीब्यूशन 600 है। कुल मिला के हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 50% इंक्रीज होती है। इकोनॉमी में ऐसे ही ग्रोथ रेट को मेजर किया जाता है कि कैसे आप अपने जीडीपी में इंक्रीमेंट करते हो। जितना टोटल जीडीपी का आप इंक्रीमेंट करते हो उसी को हम परसेंटेज में ग्रोथ रेट निकाल लेते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपसे थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है। क्लियर है? नोट डाउन। देखिए, अब एक टॉपिक है आपके बुक में, जीडीपी डिफ्लेटर, जिसे हिंदी में जीडीपी अप स्पाइक कहा जाता है। जीडीपी अप स्पाइक कहा जाता है। क्या मतलब होता है इसका? अभी हमने पीछे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखा जिसमें मैंने आपको एक नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी के एग्जाम प्राइसेस के बारे में आपको समझाया। अब अगर हमें ये देखना है कि जो रियल जीडीपी या बेस ईयर के जो प्राइसेस थे और आज जो करंट ईयर के प्राइसेस हैं उनमें टोटल कितना इंक्रीमेंट हुआ है या कितना डिक्रीमेंट हुआ है, उसके रेशो को ही हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। जैसे आपने 11th क्लास में इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था। इंडेक्स नंबर में भी क्या होता था कि हम करंट ईयर और बेस ईयर के प्राइसेस को कंपैरिजन करते थे। अब ये देखना है कि बेस ईयर से करंट ईयर में प्राइसेस को कितना % इंक्रीमेंट हुआ है, उसको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। बस यहाँ पे उसको हम क्या कहेंगे? जीडीपी डिफ्लेटर कहेंगे। तो या फिर नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कैसे कन्वर्ट करना है, एक नेट परसेंटेज निकालनी है कि वो इंक्रीमेंट हुआ है प्राइसेस में या नहीं हुआ है। तो क्या मतलब है इसका? It refers to the ratio between GDP at current prices and GDP at constant price. Simple. करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस के जीडीपी को जब हम मेजर करते हैं उनके रेशो को ही हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हमने जो लास्ट एग्जाम्पल किया तो वहां पे जीडीपी एट करंट प्राइसेस कितना था? 600 रुपए मैंने खर्च किए थे और बेस ईयर में कितने खर्च किए थे मैंने? 400। इनके आप परसेंटेज निकाल लो।
कितना आ गया 150। क्या मतलब है इस 150 का? मतलब ये हुआ कि जो हम बेस ईयर से करंट ईयर पे आए हैं, 2015 से 2020 में आए हैं, तो जितने भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज थी उन सभी में लगभग 150% का प्राइस हो चुका है। मींस 50%, 100 तो बेस होता है, उसके ऊपर कितना इंक्रीज है 50%। मींस गुड्स और सर्विसेज में 50% प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, उसी को हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। ये मेजर करता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के रेट को, जैसे इंडेक्स नंबर मेजर करता है। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि इकोनॉमी में ओवरऑल जितनी भी हमारी जीडीपी आज है और जीडीपी बेस ईयर पे थी, कि उससे हमारा इंक्रीमेंट कितना हुआ है, जीडीपी कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, उसी को हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। क्लियर है? एक नंबर के क्वेश्चन है ये, एक नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है, आप इसे इजीली समझ सकते हैं और उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा। इज दैट क्लियर? नोट डाउन।